नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय। लॉकडाउन के बाद से आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। लॉकडाउन का वक्त एक ऐसा वक्त था जिसमें सबसे ज़्यादा अगर तारीफ और सुर्खियां बटोरी तो वो हमारे डॉक्टर्स थे, नर्सेज थी और कई लोगों ने उन्हें कोसा भी, भला बुरा भी कहा। लेकिन कर्मयोगी अपने कर्म पथ पे लगातार बढ़ते रहे। आज हम आपको मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर नवनीत कुमार सिंह से, जो कि न्यूरो सर्जन है और माटीगारा स्थित निहोटिया वेल में पिछले 6 साल से कार्यरत है। मेरे साथ इस वक्त आप फ्रेम में देख रहे हैं डॉक्टर नवनीत सिंह को। इन्हें भी चिकित्सा सम्मान से नवाजा गया है। क्यों नवाजा गया है वह भी बताएंगे, लेकिन वो बताएंगे हम आखिरी में। अब तक की जर्नी कैसी रही है डॉक्टर नवनीत सिंह की, हम उनसे बात करते हैं। साथ ही अगर डॉक्टर से जुड़ा, बीमारी से जुड़ा कोई प्रश्न आपका है तो आप अपने प्रश्न को रख सकते हैं। न्यूरो सर्जन इस वक्त हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर का एक एक पल कीमती होता है और इस कीमती पल को खबर समय के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। पहला सवाल मेरा ये होगा कि हम चाहते हैं कि न्यूरो सर्जन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कई लोगों को क्लियर नहीं है कि क्या होता है और आप कैसे चिकित्सा करते हैं, किन बीमारियों में आप करते हैं। तो आप सबसे पहले उस पर प्रकाश डालें, फिर हम आगे के सवाल लेते हैं। देखिए, न्यूरो सर्जन जो होता है, न्यूरो सर्जरी के जो बीमारियां होती है बहुत वास्ट होती है। उसमें जो ब्रेन और स्पाइन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं जी, ब्रेन से, जैसे ब्रेन ट्यूमर हो, ब्रेन में कोई ट्यूमर हो जाए या ब्रेन हेड इंजरी, ट्रॉमा हो जाए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या किसी और कारणों से उनको चोट लग जाए, हेड इंजरी जिसको हम लोग बोलते हैं, हेड इंजरी हो जी, या ब्रेन के अंदर जो खून की नलियां होती है वो रप्चर हो जाए, स्ट्रोक हो जाए, तो उसमें भी हम लोग ट्रीट करते हैं। और या खून की नली में ब्लॉकेज आ जाए, उसमें भी स्ट्रोक हो जाती है, इनफाक्ट जिसको बोलते हैं मेडिकल टर्म में, तो उसमें भी हम लोगों का रोल होता है। और या ब्रेन के में कोई इन्फेक्शन हो जाए, उससे सिर में पानी ज़्यादा हो जाए, जिसको मेडिकल टर्म में हाइड्रोसेफलस बोला जाता है, तो उसका भी सर्जरी हम लोग करते हैं। और जो सर्जरी है जो इस क्षेत्र में तो इतना कॉमन नहीं है, जो बड़े मेट्रो शहरों में या जहाँ से मैंने ट्रेनिंग प्राप्त करी है वहाँ पे हम लोग तो यूजुअली करते थे एपिलेप्सी सर्जरी, जो मिर्गी की बीमारी बोलते हैं या बांग्ला में जिसको खिंचनी कहा जाता है, जो एक स्टिग्मा है समाज में जो बताया नहीं जाता है और लोग छुपाते हैं। तो उसका अगर मेडिकल से ट्रीटमेंट से कंट्रोल नहीं होता है तो उसकी भी सर्जरी होती है, ये न्यूरो सर्जन ही करता है। तो माफ़ी चाहूँगी, मिर्गी का जिक्र इन्होंने किया है और इन्होंने ये भी बताया कि एक स्टिग्मा जैसा बना हुआ है। तो आज डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि मिर्गी का भी सर्जरी होता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि हल्की फुल्की चीज़ें हैं, पानी पिला दो, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन ये कितना घातक होता है ये डॉक्टर साहब ने हमें बताया। जी सर। दूसरा जो एक बीमारियां होती है मूवमेंट डिसऑर्डर्स, मतलब जो आप लोगों ने सुना होगा जो मोस्ट कॉमन मूवमेंट डिसऑर्डर है पार्किंसंस डिजीज, जो ओल्ड एज के पेशेंट्स में होते हैं, जो चलने में दिक्कत होने लगता है, हाथ पांव स्टिफ हो जाता है, तो उसमें भी न्यूरो सर्जन्स का रोल आता है। जिस तरह से हार्ट में पेस मेकर का आप लोगों ने जानते ही होंगे क्योंकि वो बहुत कॉमन है, इसी तरह ब्रेन में भी वो पेस मेकर लगाया जाता है। जिस एरिया से वो कारण डिजीज होता है वहाँ पे इलेक्ट्रोड लगा करके उनका पेस मेकर किया जाता है। तो कितना डिफिकल्ट होता है, और ये क्या केस आपने सिलीगुड़ी में डील किया है? ऐसा कुछ सिलीगुड़ी में एपिलेप्सी और सर्जरी या ये जो पेस मेकर है मूवमेंट डिसऑर्डर्स के बारे में मतलब पार्किंसन, यहाँ पे नहीं होता है, ये फैसिलिटीज नहीं है। फैसिलिटीज बेसिकली इनके लिए टीम वर्क चाहिए होता है कि एक अच्छे न्यूरो फिजिशियंस होना चाहिए जो केस इवेलुएट करते हैं, प्लस न्यूरो सर्जन बाद में उसको असेस करके तब वो कंबाइंड एफर्ट से ही ये सर्जरी होता है। तो मान लीजिए अगर कोई इस तरह का केस आपके पास आता है, उसको तुरंत सर्जरी की आवश्यकता होती है? इस केस में तुरंत की जरूरत नहीं होता है, अर्जेंट एपिलेप्सी और मोमेंट में तो तुरंत की जरूरत नहीं होती है। इसमें तो ये क्रोनिक डिजीज है, बहुत लंबे समय से चली आती है, तो इसके लिए हम लोग तो बाहर ही रेफर करना पड़ता है क्योंकि अपने सिलीगुड़ी में तो फैसिलिटीज नहीं है। तो दुर्भाग्य की बात है कि मिर्गी का चिकित्सा में यहाँ पे सिलीगुड़ी की हम बात करें तो फिलहाल कोई ठोस चिकित्सा व्यवस्था नहीं है, जिसपे सरकार को, प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है। खैर, हम आगे बढ़ेंगे। आपने एक शब्द कहा था ब्रेन स्ट्रोक। हम ये चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट स्ट्रोक में क्या डिफरेंस है। हार्ट स्ट्रोक दोनों में कॉमन है, लेकिन एक जगह ब्रेन है और एक जगह हार्ट। करेक्टली।
हार्ट स्ट्रोक में तो यूजुअली होता है कि जो कोरोनरी आर्टरी है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करता है उसमें ब्लॉकेज आ जाता है, इसलिए इसको हार्ट अटैक या हार्ट स्ट्रोक जो आपने सुना होगा, क्योंकि ये बहुत कॉमन है। ब्रेन स्ट्रोक जो होता है दो तरह के होते हैं। एक होता है जो जैसे हार्ट के नली खून की नलियों में ब्लॉकेज आ जाती है, इसी तरह ब्रेन की खून की नलियां जो होती है लार्ज से लेके स्मॉल, बड़ी नलियां से लेके छोटी नलियां जो भी है, उसमें अगर ब्लॉकेज आ जाए तो एक उसको हम लोग इन्फाक्ट ब्लड सप्लाई ब्रेन का रुक जाता है, उससे इस्चेमिक इन्फाक्ट बोलते हैं हम लोग। अगर वही ये एक तरह का स्ट्रोक ये हो गया। सेकेंड टाइप का होता है हेमरेजिक स्ट्रोक, जिसमें यूजुअली जो मोस्ट कॉमन कॉज है उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाना, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर, सडनली बीपी बढ़ गया, उसके कारण से खून की नलियाँ रप्चर हो जाती, फट जाती है और ब्लीडिंग हो जाता है एक एरिया में, तो उसको हेमरेजिक स्ट्रोक करते हैं। दो तरह के स्ट्रोक होते हैं। एक और होता है हेमरेजिक में भी फिर सब टाइप्स होते हैं। अच्छा। उसमें भी सबरेक्नोइड हेमरेज होता है, जिसमें उसका जो मेन कारण है एन्यूरिज्म होता है। एन्यूरिज्म मतलब बैलून टाइप का खून की नलियों से स्ट्रक्चर बाहर आ जाता है और उससे और रप्चर हो जाता है, तो सबरेक्नोइड हेमरेज हो जाता है। तो और सारी दो तीन कारणें हैं। एक गलत बोलते हैं हम लोग आर्टेरियो वेनस मालफॉर्मेशन, किसी को जन्मजात होता है यूजुअली, किसी को बाद में भी होता है, वो फट जाए अगर तो उससे भी स्ट्रोक हो जाता है। तो ये ग्रॉसली स्ट्रोक के ये चार प्रकार के, चार कारणों से होता है, ये चार प्रकार हैं। तो ये जो ब्रेन स्ट्रोक या की जो हम बात कर रहे हैं, ये क्या जेनेटिक डिजीज होता है? अगर परिवार में किसी को है तो हाँ नहीं, इसका बेसिकली स्ट्रोक का जो कॉज है वो जेनेटिक है। मान लीजिए आपको हाइपरटेंशन है तो आपके हो सकता है इनहेरिट करे अपने बच्चों को, या एन्यूरिज्म को, वो भी इनहेरिटेंस वाले कुछ सिंड्रोम्स होते हैं। बीमारियों का जो 3-4 बीमारियों को मिला के एक सिंड्रोम बोला जाता है मेडिकल टर्म में। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो जेनेटिक ही होती है वो, तो उसमें वो इनहेरिट हो सकता है। इसी तरह एवीएम है, जो मैंने बताया कि खून की नलियों का गुच्छा बन जाता है, तो उसको हम लोग एवीएम बोलते हैं, तो वो भी इनहेरिट करता है वो बच्चों में। इसीलिए अगर किसी को होता है तो स्क्रीनिंग फिर हम लोग कराते हैं उनके बच्चों को भी। हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस वक्त आप डॉक्टर नवनीत कुमार सिंह को सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं, और मैं आपको बता दूं कि ये पेशे से न्यूरो सर्जन है जो कि निहोटिया गेटवेल में कार्यरत है। पिछले 6 सालों से सिलीगुड़ी को अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। आज हम उनसे बात कर रहे हैं। ख़ास तौर पे हमारा जो टॉपिक है आज का वो है न्यूरो के ऊपर, क्योंकि लॉकडाउन से ही मैंने शुरुआत की थी आज के कार्यक्रम के। इस बुरे वक्त में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने बर्दाश्त किया है तो वो है हमारा दिल और हमारा दिमाग। दिल के डॉक्टर से हम बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे पास ब्रेन के डॉक्टर हैं, न्यूरो सर्जन हैं, तो हम उनसे बात करते हैं। सर ये बताएं कि इस 2 साल के दरमियान में कोई ऐसा केस आपने डील किया हो जो लॉकडाउन की वजह से काफ़ी गहरा सदमा उनको लगा हो? देखिए, लॉकडाउन होने के कारण तो लोगों में सबसे पहला तो फाइनेंशियल लॉस हुआ जी, जो लोगों का सबसे बड़ा लॉस था। अर्निंग लोगों का कम हो गया, उससे बहुत सारा। तब जो पेशेंट्स जिस तरह मान लो ब्लड प्रेशर का था पहले से शिकायत, तो उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा, टेंशन ज़्यादा लेने के कारण स्ट्रेस ज़्यादा हुआ तो बढ़ा, तो स्ट्रोक के कुछ पेशेंट्स हम लोगों के पास आए थे इस तरह से। ये जो था मतलब, बाकी तो और मानसिक समस्याएं बहुत हुई लॉकडाउन के कारण ज़्यादातर, क्योंकि लोग घरों के अंदर बंद रहे, कहीं बाहर नहीं निकल पाए, इस कारण से मानसिक लगा था जैसे जिंदगी बंद हो गई। करेक्टली, जिंदगी बंद हो गई, इसलिए क्लोज्ड स्पेस में रहने के कारण मानसिक समस्याएं बहुत ज़्यादा हुई। मानसिक समस्याएं बहुत ज़्यादा हुई। तो हम आपको बता दें कि 25 अगस्त 2021 का वो दिन था जब डॉक्टर नवनीत कुमार सिंह को नवाजा गया और ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस राष्ट्रीय चिकित्सा सेवा भूषण सम्मान से इन्हें नवाजा गया था 25 अगस्त 2021 को, जो कि एक बड़ा सम्मान था। सुनील शेट्टी जो कि एक जाने माने फिल्म स्टार हैं, अभिनेता हैं, और इसके अतिरिक्त बिहार के आईटी मिनिस्टर जीवेश कुमार ने अपने शुभ हाथों से इन्हें उस सम्मान से सम्मानित किया। कैसा लगा जब सम्मान? तो खैर सबको अच्छा लगता है, बड़े पैमाने पे मिले या छोटे पैमाने पे मिले, लेकिन फिर भी हम जानना चाहेंगे कैसा लगा? सम्मान, आपने सही बोला, सम्मान चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो अच्छा तो लगता ही है, लेकिन सम्मान मिलने के बाद वो जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। जी, जी। क्योंकि समाज की अपेक्षाएं अपने से और बढ़ जाती है, क्योंकि आपके लोग नाम जानते हैं तो उनको एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है आपसे।
तो वो फिर वो फुलफिल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप भी जानते होंगे मेडिकल साइंस में एक स्टेज के बाद लिमिटेशन है। 100% हम लोग कोई चीज़ को, कुछ बीमारियां ऐसी नहीं कर सकते सही। तो यही बीमारियाँ इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लोगों का हो जाता है कि हम लोग फुलफिल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है फिर। तो डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी बात की, सम्मान जितना खुशी देता है, हर्ष पहुंचाता है दिल को, हैप्पीनेस स्प्रेड करता है खुद के अंदर भी और आसपास जो हमसे लोग जुड़े हुए हैं वहाँ पे भी हैप्पीनेस स्प्रेड करता है, लेकिन जिम्मेदारी अगर बढ़ती है तो वो सम्मानित होने वाले व्यक्ति की ही बढ़ती है। और सम्मान से जहाँ ये खुश हैं, उत्साहित हैं, वहीं पे जिम्मेदारियां इनकी बढ़ गई है, जो एक चिंता का कारण भी है, क्योंकि इन्हें बताया कि लिमिटेशंस होती हैं। करेक्ट। नवनीत जी, ये बताइए कि कभी आपने ऐसा कोई केस डील किया हो जब आपको लगा हो कि नहीं, ईश्वर ही एक अब भरोसा है, ऐसा अपने जीवन में कोई ऐसा केस डील किया है आपने? हाँ, वो केस था 2 साल पहले की बात है, जब नियोतिया में ही एक 2 साल की बच्ची थी जो छत से गिर के, महज 2 साल की थी, सहरसा बिहार से आई थी वो, और हमारे आईसीयू में एडमिट थी वो बहुत दिन तक। हमने उनकी सर्जरी भी करी, और एक दिन ऐसा स्टेज आया कि हमें घर वालों को बोलना पड़ा कि अब मेरा कोई उम्मीद नहीं दिख रहा है, क्योंकि बच्चे में कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा है। तो मैंने बोल दिया अब बचने की संभावना नहीं है, अब जो है ऊपर वाला ही देख सकता है। तो घर वालों का जो उन्होंने विश्वास मुझे मेरे ऊपर दिखाया, उन्होंने बोला सर आप ट्रीटमेंट करिए, हमारे घर में भी भगवान की पूजा हो रही है, महामृत्युंजय जाप उस बच्ची के लिए किया जा रहा है, आप लेकिन ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखिए, हमको आपसे पूरा विश्वास है। अब जब तो जब पेशेंट्स के फादर जो थे उनने मेरे ऊपर विश्वास, के मदर फादर मैन थे, तो उस बच्ची के मदर फादर ने जब मेरे ऊपर विश्वास दिखाया, हम लोगों ने ट्रीटमेंट और कंटिन्यू किया। मेरे साथ पीडियाट्रिशियन भी थे, मैं तो था ही, मेरे साथ पीडियाट्रिशियन भी थे, ब्रह्मदेव सिंह जी, तो दोनों ने मिलकर किया ट्रीटमेंट। तो वो पेशेंट सरवाइव किया, लेकिन जब डिस्चार्ज हमने किया था आज से 1.5-2 साल पहले, उस समय अनकॉन्शियस स्टेट में थी। संजोग बस की बात है, कल ही वो पेशेंट फॉलोअप के लिए आया था, उसमें 80% इम्प्रूवमेंट हो गया, होश में आ गई है, सब बात कर रही है सब, तो बहुत खुशी हुई। तो उससे यही हुआ कि जब हाँ हम होप खो दिए थे, वहाँ भगवान ने ही कुछ चमत्कार किया जो बच्ची बची। तो डॉक्टर के ऊपर इस लेवल तक का भरोसा होता है, और हमने कुछ ही देर पहले कहा था कि एक भरोसा शब्द महज भरोसा, 3 इसमें शब्द हैं, लेकिन इसके जो अर्थ हैं वो बहुत व्यापक है। और एक बात मैं इसमें आपको बीच में थोड़ा इंटरप्ट करूंगा, भरोसा भगवान की बात की आपने, तो हम जब भी कोई सर्जरी करने जाते हैं या कोई भी चीज़, तो पर्सनली मैं तो कम से कम एटलीस्ट भगवान की पूजा जरूर करता हूँ कि आज कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्यों देखिए ह्यूमन बीइंग है, एरर हो ही सकता है, 0.1% ऑलवेज रहता है। आज सर्जरी अच्छे से हो जाए तो अच्छा रहेगा। दिन भर में कितना सर्जरी कर लेते हैं? डिपेंड्स करता है कि कभी 4 भी किए हैं एक दिन में, कभी नहीं भी होता है पर डे। मैक्सिमम कितना हुआ अभी तक? मैक्सिमम तो मैं जब कलकत्ता में था तो मैंने एक दिन में 8 सर्जरी करी थी। तो उस वक्त नहीं लगता कि एक ब्रेन के डॉक्टर को, एक न्यूरो सर्जन को भी अपने ब्रेन को देखिए हम लोगों के लिए नंबर ऑफ सर्जरी इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि कुछ सर्जरियाँ होती जो आधा घंटे 1 घंटे का है जो मेजर, कुछ सर्जरी होते हैं कि लॉन्ग आवर्स, मतलब 12 आवर्स 14 आवर्स तक भी किया है हमने। अच्छा। जो सीपी एंगल ट्यूमर वगैरह होते हैं 10 आवर्स, नियोतिया में ही हम करते हैं, 10-10 घंटे तक कर रहे हैं, तो वो होता है। तो नंबर ऑफ सर्जरी तो चलिए ठीक है, उसमें फिर भी गैप मिलता है, लेकिन ये प्रोलॉन्ग सर्जरी जब हम करते हैं रूटीन, उसमें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है और बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती है हम लोगों को। एक डॉक्टर के लाइफ से जुड़ी तमाम चीज़ों पे हम बात कर रहे हैं, कैसे वो अपनी ज़िंदगी को जीते हैं, कैसे वो पेशेंट को डील करते हैं, और कैसे वो डील करते हैं जब उन पे पेशेंट भरोसा दिखाता है, और क्या होता है जब उनको सम्मानित किया जाता है और उनकी जिम्मेदारियाँ कई गुना बढ़ जाती हैं। एक और सवाल, आपने कहा कि न्यूरो के साथ स्पाइन का भी कनेक्शन है। Correct. और कई सारे ऐसे लोग हैं जिनमें महिलाएं और पुरुष दोनों को जो लोअर बैक पेन होता है उसकी दिक्कत होती है, इस पे आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? हाँ देखिए, स्पाइन एक फील्ड है कि न्यूरो सर्जन भी ट्रीट करता है। पहले मैं आम जनता के जो क्लियरेंस कर दूं, आम जनता को, लोगों को विश्वास है कि नहीं, ऑर्थोपेडिक सर्जन जो होते हैं, हड्डी के डॉक्टर हैं, वो ही बैक पेन देखते हैं। आम लोगों में भ्रांति है ये, ऐसा नहीं है, न्यूरो सर्जन भी ट्रीट करता है,
ऑर्थोपेडिक सर्जन में जो स्पाइन से ट्रेंड हुए हैं वो स्पाइन करते हैं, नो डाउट। और न्यूरो सर्जन के हम लोग का तो ट्रेनिंग का पार्ट ही स्पाइन है। स्पाइन में तो बहुत सारे ब्रॉड फील्ड है स्पाइन का में, जैसे ट्यूमर हो गया, ट्रॉमा हो गया। जो आपने लो बैक पेन की बात करी, लो बैक पेन तो आदमी जो पुरुष या महिलाएं हैं उनके लाइफ में कम से कम कभी ना कभी एक बार तो लो बैक पेन तो होता नहीं, है। लेकिन इन दिनों जब सी सेक्शन होता है, खासतौर पे मैं महिलाओं की बात करूंगी, जब सी सेक्शन होता है और जो उनको इंजेक्शन दिया जाता है स्पाइनल स्पाइन में, एनेस्थीसिया का जी स्पाइनल एनेस्थीसिया जो दिया जाता है, उसके बाद उनके लगता है कि पेन से उनका अपना एक रिश्ता सा हो गया है। वो होता है तो कभी उस पे मेरे जो दर्शक होंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होगा, इस पे आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? स्पाइनल एनेस्थीसिया के कारण जो बैक पेन होता है वो टेम्परेरी होता है, यूजुअली अक्सर टेम्परेरी ही होता महिलाओं है। का होता है कि वो एक वो थोड़ा सा क्या होता है कि स्पाइनल एनेस्थीसिया जब दिया जाता है तो कभी कभी नर्व रूट टच होता है। अच्छा, ये क्या सेफ होता है? सेफ है, सेफ होता है। वो नर्व रूट है, वहाँ टच हुआ तो कुछ दिनों के लिए वो पेन रहेगा, फिर ग्रेजुअली इंप्रूव कर जाता है, दैट इज नॉट परमानेंट। ओके, तो इसका क्या सोल्यूशन है? बैक पेन तो देखिए मोस्ट कॉमन कॉज जो होते हैं आजकल के जो लाइफ स्टाइल है, प्रोलॉन्ग सिटिंग, क्योंकि ऑफिस के लिए लोग वॉक नहीं करते हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो मोस्ट कॉमन कॉज तो आजकल ये ड्यू टू लाइफ स्टाइल बैक पेन ज़्यादा होता है, बैक पेन एंड नेक पेन। जी। और ऑफिस गोइंग लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा है, जो ऑफिस वर्कर हैं। दूसरा लो बैक पेन जो मेन कारण होते हैं डिजेनरेटिव, मतलब जो जो अपना एज बढ़ता है तो स्पाइनों में कुछ कमियां आती जाती है, जिसको डिजेनरेटिव कुछ खराबी आती जाती है, डिजेनरेटिव बोलते हैं हम लोग मेडिकल टर्म में। तो उस कारण से बैक पेन होता है, तो इसलिए ज़्यादातर जो होते हैं इस तरह के पेशेंट जो होते हैं एबव 50 या 60 के होते हैं, लेकिन आजकल ये एबव 40 होने लगे हैं, क्योंकि ये ड्यू टू पुअर लाइफ स्टाइल और सारे कारण हैं। किसी को ट्यूमर रहता है, किसी को या डिस्क बल्ज कर जाता है। इसी डिजेनरेटिव प्रोसेस में जो मोस्ट कॉमन है, आपने कॉमन सुना होगा साइटिका हो गया है, या उनको डिस्क निकाला, डिस्क हो गया है, जो कॉमन पीपल बोलते हैं, हाँ स्लिप डिस्क प्रॉब्लम हो गया है। क्योंकि जो अपना स्ट्रक्चर है स्पाइन का, दो बोन्स जो वर्टिब्रल बॉडी है, बोन्स के बीच में भगवान ने हमें एक जैसे दो ईंट को सीमेंट से जोड़ा जाता है, उसी तरह दो इस वर्टिब्रल बॉडी को, इस हड्डी को बीच में कुशन दिया, जिसको डिस्क बोला गया है, कुशनिंग इफेक्ट के लिए। तो वो डिस्क होता है, उसी में अगर बल्ज आ जाए, टीयर होकर के, किसी को स्मॉल बल्ज हो सकता है, किसी को लार्ज हो सकता है, उसके अनुसार से सिम्टम डिपेंड होता है, बैक पेन होते हैं। और यूजुअली जो है 70 to 80% लोगों में जिसको स्लिप डिस्क की समस्याएं हैं, मेडिसिन से ही ठीक हो जाता है 6 to 12 वीक्स में, 6 से 12 सप्ताह लगता है, और मेडिसिन से ठीक हो जाता है और फिजियोथेरापी देना पड़ता है। जो 20 to 30% पर्सन इवन आफ्टर 12 वीक्स ऑफ गिविंग ट्रीटमेंट, मतलब 12 सप्ताह अगर हमने मेडिसिन दे दिया, ठीक नहीं हो रहा है, तो उसमें सर्जरी की ज़रूरत होती है। अब और दूसरा मोड ऑफ ट्रीटमेंट जो है, तो मान लो कोई सर्जरी के लिए फिट नहीं है, टेम्परेरी रिलीफ चाह रहा है, तो ब्लॉक भी देते हैं, इंजेक्शन दे देते हैं उनको कमर में। और जो ये जो सर्जरी का मोड है, पहले ओपन हुआ करता था, बहुत बड़ा इंसिजन लगता था, पेशेंट को बेहोश किया जाता था, फिर एडमिट रहना पड़ता था। अभी साइंस ने बहुत एडवांस हुआ है टेक्नोलॉजी में, अभी वो मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी हो गया है, मतलब बहुत छोटे से मात्र 8 मिलीमीटर के इंसिजन से लोकल एनेस्थीसिया, मतलब जहाँ पे सर्जरी करना है उस रीजन में हम लोग एनेस्थीसिया देते हैं, और इंडोस्कोपिक टेक्निक से सर्जरी करते हैं। और सर्जरी के 2 घंटे के बाद पेशेंट अपना चलता फिरता है और नेक्स्ट डे घर चला जाता है। सेम डे भी जो पेशेंट अगर मॉर्निंग में सर्जरी किया है तो इवनिंग में घर चला जाता है। ये अभी लेटेस्ट टेक्निक है, और इससे फ़ायदा, इसका पूछेगा फ़ायदा क्या है जी? एक तो स्कार मार्क बहुत छोटा सा हुआ, 8 मिलीमीटर, नथिंग, वेरी इनसिग्निफिकेंट। दूसरा ब्लड लॉस नहीं होता है। तीसरा, जो पेशेंट सर्जरी के लिए फिट नहीं है, जो कि जनरल एनेस्थीसिया जिसको पूरे बेहोश नहीं किया जा सकता है, उसके लिए बहुत बढ़िया है। फिर चौथा कि पेशेंट अपना वर्क जो है इमीडिएटली जल्दी ज्वाइन कर सकता है, अपने काम के प्रति काम पे जा सकता है। ये सब इनके फायदे हैं। और सिलीगुड़ी शहर में, हम नियोतिया में, मैं ये करता हूँ किसी के लिए, सब फैसिलिटीज हैं हमारे यहाँ।
तो दर्शकों हम एक बार दोबारा बता दें कि इस वक्त आप सुन रहे हैं डॉक्टर नवनीत कुमार सिंह को, जो कि न्यूरो सर्जन है, निघोटिया गेलवेल में ये कार्यरत हैं। और 25 अगस्त 2021 तारीख का वो खास लम्हा था, खास दिन था जब इन्हें ह्यूमन राइट एंड सोशल जस्टिस की तरफ से राष्ट्रीय चिकित्सा सेवा भूषण सम्मान से नवाजा गया। इन्हें सुनील शेट्टी जैसे दिग्गज और बड़े अभिनेता जहां सम्मानित कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ बिहार के आईटी विभाग के जो मंत्री है जीवेश कुमार, उन्होंने भी इन्हें सम्मानित किया। कई विषयों पे हमने बात किया, समय को भी ध्यान में रखना है। हम आखिरी में डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे कि एक स्वस्थ जीवन के लिए आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगे? स्वस्थ जीवन के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप अर्ली राइज जी, जो आप बचपन में पढ़ते थे कि जल्दी जगिए और जल्दी बेड, अर्ली टू राइज अर्ली टू बेड, सुबह जल्दी जगिए और जल्दी सोइए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो ब्रह्म मुहूर्त का बेला होती है सुबह में। उस समय जो इसका मेडिकल साइंस भी है कि उस समय गुड हार्मोन सिक्रीट होते हैं, हैप्पी हार्मोन्स। अच्छा, आप जो एक्सरसाइज या मॉर्निंग वॉक करते हैं या रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, जो भी करते हैं, तो आपके अंदर एक हैप्पी हार्मोन सिक्रीट होता है। तो साइंस के हिसाब से भी अगर सुबह उठने को देखें करेक्टली तो बहुत बेटर होता है। करेक्टली उस समय हार्मोन लेवल बढ़िया होता है, तो आप दिन भर अच्छा महसूस करेंगे, स्वस्थ रहेंगे। और जल्दी सोना भी चाहिए क्योंकि लेट नाइट जगने से तरह तरह की जो आजकल जो बीमारियां देख रहे हैं कि लोगों में डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन की बहुत कम एज ग्रुप में भी ये बीमारियां होने लगी है। क्योंकि ये जो लेट नाइट जगना है, पार्टी करना या जो भी अल्कोहल स्मोकिंग जो भी है, ये सब तो नहीं करना चाहिए, जितना हो सके अवॉइड करिए। मेरे तरफ से तो यही रहेगा हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए। और दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए क्या मशवरा देंगे, क्योंकि आप न्यूरो सर्जन है तो ये सवाल तो लाइफ अगर आप देखिए, आपका अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो दिमाग स्वस्थ रहेगा ही। क्योंकि अगर कोई बीमारियां नहीं है, आप बढ़िया से जो मॉर्निंग वॉक अगर आप एक एक्सपीरियंस जो लोग करते हैं उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जैसे मैं करता हूँ और बहुत लोग करते हैं, दिन भर आप अच्छा फील करिएगा, रात में आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी, तो दिमाग अपने आप स्वस्थ। हाँ, दिमाग स्वस्थ, स्लीप भी बहुत इंपॉर्टेंट, एट मिनिमम 6 to 8 आवर सोना बहुत ज़रूरी है, तभी दिमाग बहुत क्योंकि ये डिफरेंट लोगों का अलग अलग होता है। कोई 8 आवर, किसी को 8 आवर रिक्वायरमेंट है, किसी को 6 आवर, ये तो लोग डिफरेंट पर्सन पे डिपेंड करता है। और जो लोग 4 घंटे सोने का दावा करते हैं उनका क्या? वो तो अब रेयर ही है, वो तो उसका तो हम लोग कॉमन बातें करते हैं, वो तो रेयर हो सकते हैं। रेयर हो सकते हैं, मेडिकल साइंस में हमेशा एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन होता है हर बीमारियों का। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे जुड़ने के लिए, इतना कीमती वक्त निकालने के लिए। तो दर्शकों, आपने डॉक्टर नवनीत कुमार सिंह को सुना, जो कि एक न्यूरो सर्जन है। कम समय में हमने अधिक से अधिक विषयों पे बात की, चर्चा किया हमने लो बैक पेन के ऊपर, और बच्ची का जो केस था वह कितना कॉम्प्लिकेट था। जब इन्हें लगा एक वक्त के लिए कि शायद अब नहीं हो पाएगा, लेकिन संभव सब कुछ हुआ। वो बच्ची भी स्वस्थ है, 80% से ज़्यादा उसकी रिकवरी हो चुकी है। राष्ट्रीय चिकित्सा सम्मान से भी इन्हें नवाजा गया है। तो तमाम चीज़ों पे हमने बात की और हम उम्मीद करेंगे कि दोबारा डॉक्टर साहब वक्त निकालें ताकि हम फिर एक बार इनसे जुड़े। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।